तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 4 को। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.6 को। ठीक है, एक्सरसाइज 4.6 के बारे में पढ़ने से पहले आपको पूरा चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में जितना अब तक पढ़ाया जा चुका है वो सारा का सारा क्लियर होना चाहिए, तभी ये वाली एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिसेस का और डिटर्मिनेंट का क्या एप्लीकेशन होता है, मतलब कि प्रैक्टिकली उन्हें कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिलहाल हमें ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बताई जाएंगी कि प्रैक्टिकली इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ हम इनको लीनियर इक्वेशन जो होती हैं उनको सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगे। मतलब इस एक्सरसाइज में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स की मदद से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और इस चैप्टर में जो लीनियर इक्वेशन हम देखने वाले हैं वो या तो 2 वेरिएबल वाली होंगी या फिर 3 वेरिएबल वाली होंगी। इसके अलावा हम उनकी जो कंसिस्टेंसी है उसको भी चेक करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। एक्सरसाइज 4.6 में हम डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस की मदद से लीनियर इक्वेशन जो होंगी उनको सॉल्व करना सीखेंगे। इसके अलावा उन लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी को चेक करना भी सीखेंगे। तो समझ गए? चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो कंसिस्टेंट इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होते क्या हैं, ये हमारे लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, 10वीं क्लास में हम इसको पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी हमें लीनियर इक्वेशन दी जाती हैं और हम उनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो या तो इस तरह का हो सकता है। 2 लीनियर इक्वेशन अगर दी जाए हमें तो उनका ग्राफ या तो ऐसे हो सकता है या फिर वो ऐसे हो सकता है, और या फिर वो कोइंसिडेंट हो सकती हैं। कोइंसिडेंट मतलब कि दोनों लाइनें जो हैं वो एक ही जगह पर आ सकती हैं, एक ही जगह पर ड्रॉ हो सकती हैं। तो 3 केस हो सकते हैं जब हम लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। और आप सबको लीनियर इक्वेशंस के बारे में अच्छी तरह से पता होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उनकी ax1 by1 और प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax2 by2 और प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होती है लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब इन लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ किया जाता है तो 3 केस पॉसिबल होते हैं। वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं एक पॉइंट पर, वो कोइंसिडेंट हो सकती हैं, या फिर वो एक दूसरे के क्या हो सकती हैं, पैरेलल। ठीक है, तो ये जो 2 केस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें पहला वाला जो केस है इसमें लाइनें एक पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रही हैं, और ये जो दूसरा केस है इसमें लाइनें हर पॉइंट पर एक दूसरे से मिल रही हैं। तो इस वाले केस में कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और इस वाले केस में कहा जाता है मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ये सब मैं तुम्हें 10वीं की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। और ये वाला जो केस है इसमें क्या कहा जाता है, नो सॉल्यूशन। फिलहाल ये है कि अगर हम इधर के दोनों केस की बात करें तो चाहे यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे मैनी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन तो है ना। तो इधर की तरफ हमें सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्रॉस कर जाएं, चाहे वो कोइंसिडेंट हो जाए, सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी उन्हें क्या कहा जाएगा, कंसिस्टेंट कहा जाएगा। लेकिन जब लाइनें एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलेगी तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और ऐसी जो इक्वेशंस होंगी उनको कहा जाएगा क्या, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को। देखो, अगर लाइनें एक पॉइंट पर एक दूसरे को मीट करती हैं तो होता है यूनिक सॉल्यूशन। हर जगह पर एक दूसरे को मीट करती है तो होता है मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे 2 लाइनें एक दूसरे को हर जगह पे मीट कर रही हैं तो इसको बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। दोनों ही केस में हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो जब भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा तो हम अपनी इक्वेशन को क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। लेकिन जब लाइनें एक दूसरे को कहीं भी नहीं मिलेंगी तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि नो सॉल्यूशन है, और ऐसी इक्वेशन क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक जगह मिल जाए, हर जगह मिल जाए तो कंसिस्टेंट, कहीं भी ना मिले एक दूसरे से दोनों लाइनें तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हर जगह पर ग्राफ बनाकर हम
ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें जो इक्वेशन दे रखी है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, क्योंकि ग्राफ बनाने में काफ़ी टाइम खर्च होता है। तो अभी हम आगे ऐसे मेथड सीखने वाले हैं कि अगर इक्वेशंस को देखकर ही हम आसानी से बता पाएँ कि ये कैसी होंगी, ये कंसिस्टेंट होंगी या फिर इनकंसिस्टेंट होंगी। तो इस एक्सरसाइज का 4.6 का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, वो है कंसिस्टेंसी चेक करने का। तो पहला जो सवाल है उसमें हम लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करने वाले हैं। तो ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक, तभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर समझना शुरू करते हैं कि जो इक्वेशन होती हैं लीनियर इक्वेशन, उनकी कंसिस्टेंसी को किस तरह से चेक किया जाता है। तो हमें जो लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी वो इस तरह की हो सकती है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो ऐसी लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी। अब इसमें जो x के और y के जो कोफिशिएंट्स हैं ये, और इधर भी x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं, सॉरी ये वाला, तो इससे हम एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे इस तरह का, a1 a2 ये दोनों आ गए, b1 b2 इस तरह से आ गए। तो ऐसे एक मैट्रिक्स तैयार किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो ये जो कांस्टेंट होता है c1 और c2, इसको मैट्रिक्स b कहा जाएगा, ठीक है। और ये जो वेरिएबल हैं x और y, इनको कहा जाएगा मैट्रिक्स x। एक बार फिर से समझिए, x के और y के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो बनाएंगे मैट्रिक्स A को, कांस्टेंट जो होंगे c1 और c2 वो बनाएंगे मैट्रिक्स b को, और जो वेरिएबल होंगे x y वो बनाएंगे मैट्रिक्स x को, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे दो से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तब हमारा जो मैट्रिक्स x है वो ऐसे बनेगा x y और यहाँ पे एक और आ जाएगा z। समझ गए। ये चीज़ें धीरे धीरे आपको क्लियर होती रहेंगी जैसे जैसे आप एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये समझना चाहिए मैट्रिक्स A कैसे बना। तो x के और y के जो कोफिशिएंट्स होंगे दोनों इक्वेशन में, उससे मैट्रिक्स A बन जाएगा। a1 b1 इस तरह से लिख देंगे, a2 b2, ठीक है। अब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स A बना है, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको पता ही होगा कि इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी जाती है, a1 b1 इस तरह से, a1 b1 माइनस a2 b2, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इस तरीके से आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ दो केस हो सकते हैं, या तो वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता या फिर वो ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। देखो मान लो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 आ गई तो वो हो गया नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो आ गई तो इस तरह के दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आएगी या फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल आएगी। तो जब जीरो के इक्वल वैल्यू आएगी तब क्या करेंगे, और जब जीरो के इक्वल वैल्यू नहीं आएगी तब क्या करेंगे। तो इन दोनों केस को ध्यान से समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम उस वाले केस को समझेंगे जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आएगी। ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा था। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आता तो उसको कहा जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे केस में जो हमें इक्वेशन दी जाती है उनके होते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और ऐसी इक्वेशन को कहा जाता है कंसिस्टेंट। एक बार फिर से, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू, यहाँ से दोनों इक्वेशन से आप मैट्रिक्स ए बनाएंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो आई तो मैट्रिक्स कैसा होगा, नॉन सिंगुलर होगा। और इस केस में इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। मतलब कि लाइनें एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस करेंगी एक पॉइंट पर, ठीक है। और ऐसी इक्वेशंस को क्या कहा जाएगा, कंसिस्टेंट कहा जाएगा। तो इस तरह से इस मेथड की मदद से बिना ग्राफ बनाए हम ये पता लगा सकते हैं कि जो दो इक्वेशन हमें दी जा रही हैं उनके सॉल्यूशन यूनिक होंगे, वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, ये सब, ठीक है। तो ये तो केस था जब डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाए। तो अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा तो हमारा काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उस केस में हमें एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए इंटू बी। अब ये एडजॉइंट क्या होता है ये पिछली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, ठीक है। और ये बी क्या चीज़ है, बी ये वाला मैट्रिक्स है।
तो इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट की और बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर इनकी मल्टीप्लाई ज़ीरो के इक्वल नहीं आई तो कहा जाएगा इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। लेकिन अगर इनकी मल्टीप्लाई ज़ीरो के बराबर आ गई तो देखो क्या कहा जाएगा। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैनी सॉल्यूशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पे क्या है ना, इस वाले में एक संशय की स्थिति पैदा कर दी गई है, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है लास्ट वाले में। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी बुक एनसीईआरटी में और सभी जगह पर मैथमेटिक्स में हर जगह पर इस तरीके से लिखा हुआ है। तो एक बार फिर से समझते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल आ गया तो जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसे केस में एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा ज़रूर, इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी ज़ीरो के इक्वल नहीं आया तो कहेंगे इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, साफ साफ कह देंगे। लेकिन अगर एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो हम ये लिखेंगे, यही लाइन लिखेंगे सेम टू सेम, मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैनी सॉल्यूशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस जैसा यहाँ पे बताया गया है वैसा ही आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक बार फिर से लेते हैं इसको। किसी भी चीज़ को ढंग से समझने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़े रहना चाहिए, जब तक समझ में ना आए बार बार, मैं भी बार बार रिपीट करता हूँ, तुम भी वीडियो बार बार रिपीट करके देखा करो। तो ऐसी दो इक्वेशन अगर हमें दी गई और हमें बिना ग्राफ बनाए पता लगाना होगा कि वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए पहले हम मैट्रिक्स ए निकालेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स बी भी निकाल लेंगे लगे हाथों। जो कांस्टेंट होंगे उससे बनेगा मैट्रिक्स बी और जो वेरिएबल होंगे उससे बनेगा मैट्रिक्स एक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स ए कैसे बनेगा मैंने बता दिया था। फिर हम इस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के साथ दो केस हो सकते हैं, या तो वो जीरो के इक्वल नहीं आ सकता या फिर वो जीरो के इक्वल आ सकता है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल, सॉरी ये वाला लेता हूँ पहले, अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आया तो मैट्रिक्स होगा नॉन सिंगुलर, सॉल्यूशन होंगे यूनिक और इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। लेकिन अगर वो जीरो के इक्वल आ गया तो काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ऐसे केस में एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो के इक्वल नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो जीरो के इक्वल आ गया तो ये लिखना पड़ेगा, मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इस तरह से। तो अगर कोई कमी रह गई है तो अभी हम सवाल करने जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को सवालों का ही इंतज़ार रहता है, वो सीधे सवालों पे पहुंचना चाहते हैं बिना कुछ समझे। तो ऐसा करके वो बड़ा गलत करते हैं। पहले हमें बेसिक चीज़ों को समझना चाहिए अच्छी तरह से, उसके बाद ही एक्सरसाइज पर जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम सवाल करेंगे। सवाल करके यहाँ पे कोई कमी रह गई है समझे बगैर तो वो उन सवालों में पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए खैर, तो ये है हमारी एक्सरसाइज 4.6 का पहला सवाल, जिसको आपका मतलब आपको जिसका बहुत देर से इंतज़ार था। तो इस सवाल में करना क्या है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। जिस कंसिस्टेंसी की हम बात करे जा रहे हैं लगातार, वो हमें यहाँ पे एग्जामिन करनी है, मतलब पता लगाना है कि जो इक्वेशन दे रखी है कंसिस्टेंट हैं या फिर नहीं है। तो बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम ए निकालते हैं, क्योंकि इनकी कंसिस्टेंसी पूरी तरह से ए पर डिपेंड करती है। तो ए निकालने के लिए 1 2 बड़े आराम से निकलेगा, 2 3, ये निकल गया ए। ठीक है, इसके बाद निकलेगा डेट ऑफ ए, बड़े आराम से निकलेगा, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, कितना आ गया माइनस का 1 नॉट इक्वल टू 0। अगर डेट ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसको क्या कहा जाएगा, कंसिस्टेंस। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो देख रहे हो कितना आसान है, एक नंबर का सवाल ये आ सकता है एग्जाम में, सिंपल बिल्कुल। इक्वेशन जो दी जाएंगी उससे ए निकालो, ए निकालने के बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आया तो साफ लिख देना कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है,
थोड़ा सा ब्लर हो गया। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और इक्वेशन कैसी कहलाएंगी, कंसिस्टेंट कहलाएंगी, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं। ये मैंने दूसरा सवाल लिख दिया है साइड में। तो यहाँ पर भी हमें इन इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी चेक करनी है और कुछ नहीं करना, ना तो इन्हें सॉल्व करना, ना इनका ग्राफ बनाना, सिर्फ ये बताना है कि कंसिस्टेंट हैं या फिर नहीं है। तो ए निकालते हैं सबसे पहले, निकालो ए 2 2 और y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, माइनस का 1। x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1। बहुत से बच्चे 12वीं में पहुँच जाते हैं लेकिन उन्हें कोफिशिएंट का पता नहीं रहता। तो यहाँ पे x के साथ क्या है, यहाँ 1, और यहाँ y के साथ क्या है, 1। तो ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। a निकल गया। अब a का निकालो डैट, 1 × 2 यानी कि 2, 1 × 1 माइनस का 1, लेकिन बन जाएगा प्लस का 1 क्योंकि बीच में माइनस होता है। तो कितना आ गया, 3 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से हमारा फ़ायदा हो गया, ज़्यादा मुसीबत नहीं झेलनी पड़ी हमें। ए अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो लिखते हैं क्या, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। लेकिन अभी ये मत समझना कि कंसिस्टेंसी पूरी तुम्हें समझ में आ चुकी है। अभी बहुत सारे सवाल करवाऊंगा, अच्छे से तुम्हें क्लियर करूंगा, ठीक है। मतलब तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अब हमारे सामने ये है क्वेश्चन नंबर 4। इस बीच क्वेश्चन 3 भी था जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया है, उसको अपने आप करके प्रैक्टिस करना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, बड़ा सा सवाल है। इसमें जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3rd ऑर्डर का बनेगा। तो इसमें से पहले ए निकालते हैं। इस बार हमें 3 इक्वेशन दे रखी हैं और आप ये देखेंगे कि इनके अंदर एक नया वेरिएबल z भी आ चुका है। तो पहले ए निकालते हैं, मैट्रिक्स ए। तो 1 1 1 बड़े आराम से निकलेगा, 1 1 1, ठीक है। 2 3 2 2 3 2, ए 2 ए और 2a, ठीक है। मैट्रिक्स ए बन गया। अब हमें इन इक्वेशन की अगर कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो इनका डैट ए निकालना पड़ेगा। अभी जो 3rd ऑर्डर वाला होता है ना, इसमें डैट निकालना थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है। देखो कैसे निकलेगा, 1 लिखा, 1 के अलोंग कॉलम और रो को रिमूव कर दिया तो ये सब बचा। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6a माइनस 2a, ठीक है। अब -1 दूसरा वाला, ठीक। 1 के अलोंग कॉलम रो को रिमूव कर दिया, 2 2 जा 4a, और 2 की a में करेंगे तो माइनस का 2a, ध्यान से देखते रहिएगा। प्लस लास्ट वाला 1, रो और कॉलम एलिमिनेट कर दिए, 2 की a में करेंगे तो 2a, और 3 की a में करेंगे तो 3a, और बीच में लग जाएगा माइनस। सॉल्व करते हैं जल्दी से। 6a में से 2a गया तो क्या बचा, 4a, माइनस 4a में से 2a गया तो क्या बचा, 2a। तो इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू a मिली है, और a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो फिर से ये जो मैट्रिक्स है डैट ए जो कि 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। अभी पढ़ा था हमने। ऐसे लिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, आप सीधे बस वो लिख सकते हैं जो आपको अभी लिखना है। तो जब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती तो हम कहते हैं देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो लगातार हमारे सामने ऐसे सवाल आ रहे हैं कि जिसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। अभी तक हमें एक भी ऐसा सवाल नहीं मिल पाया जिसमें ये 0 के इक्वल आ जाए, क्योंकि हमने 2 केस पढ़े इस तरह के कि अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। लेकिन अगर 0 के इक्वल आ गया डिटर्मिनेंट तो ये सब होगा, ये पूरी बला आएगी। तो इसके लिए हमें एक और सवाल देखना होगा ताकि इस तरह की चीज़ हमारे सामने आ जाए। तो अब मैं ढूंढ कर वैसा ही सवाल करवाता हूँ। तो ये है सवाल नंबर 5, और पूरी उम्मीद है कि इसमें शायद वो चीज़ मिल जाएगी जिसे हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस सवाल को भी।
तो हमारे सवाल ये है कि हमें इक्वेशन दी जा रही है और उनकी कंसिस्टेंसी हमें चेक करनी है कि वो कंसिस्टेंट हैं या फिर नहीं है। तो इस वाले सवाल में हर बार की तरह से हम a फाइंड करते हैं। 3 - 1 3 - 1 y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट है -2। अब यहाँ पे देखो पूरे में कहीं x दिखाई नहीं दे रहा, तो x दिखाई नहीं दे रहा तो उसका कोफिशिएंट क्या लिया जाएगा, 0 लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और z का कोफिशिएंट क्या है, -1। ठीक। x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, y का कोफिशिएंट क्या है, -5 है, और यहाँ पे z दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब z क्या हो गया, 0। तो जो दिखाई नहीं देगा तो समझ लो कि उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा अब इसका, डेट ऑफ ए। तो वैसे तो हम किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, अगर आप डिटर्मिनेंट के बारे में आपको नॉलेज है। तो मैं इस वाली रो के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें एक 0 मिल रही है। आप इधर भी एक्सपेंड कर सकते हैं। सॉरी, ये कॉलम था, तो कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ। 3 के अलोंग रो और कॉलम को डिलीट करके 2 की 0 में करेंगे तो 0, 5 की 1 में करेंगे तो 5, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बीच में माइनस। ठीक है, अब ये 0 आ गई। अब 0 के आगे तो कोई भी साइन लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो लास्ट वाला है 3, इसके आगे साइन क्या लगेगा। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, इवन नंबर आया यानी कि प्लस ही रहेगा इसके बाद। ठीक है, इसके अलोंग रो और कॉलम को डिलीट कर दिया, 1 - 1 = 1, माइनस माइनस प्लस, 2 - 2 = 4, और बीच में माइनस और माइनस बन गया प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 - 5 = 15, माइनस का 0 को हटा दो, 4 और 1 5, 5 - 3 = 15, और ये आ गया 0, जो चाहिए था वो आ गया। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ता है। वो चीज़ मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखो वो पेज मेरे पास ही है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन होगा और सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहा जाएगा। लेकिन अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो तुम्हारा अगला काम होगा एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना। तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना शुरू करते हैं। अब देखो भैया, ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालने में ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उससे पहले मैं बी दिखा देता हूँ तुम्हें क्या है। बी, तो बी जो है ना वो किससे बनता है, जो कांस्टेंट होते हैं उनसे। ये कांस्टेंट है 2 - 1 और 3, ये हो गया बी। ठीक है, और वैसे x की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे x वाला मैट्रिक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम केवल यहाँ पे कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालने जा रहा हूँ। अब अगर ए का एडजॉइंट निकालना है तो इसके हर एलिमेंट के पहले क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर। क्योंकि जब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ए, तो वो इस तरीके से होगा, याद हो तो, A11 A12 A13। अब जैसे ये वाला एलिमेंट है, इसका जो कोफैक्टर होगा A13 होगा, वो यहाँ पे लिखने के बजाय यहाँ पे लिखा है। तो आपको याद होगा कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल रहे होते हैं तो जो कोफैक्टर होते हैं उनको क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। इसीलिए ये इस तरह से लिखे गए हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली एक्सरसाइज जिन्होंने नहीं पढ़ी वो इसको मत पढ़ना, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। फिलहाल ये है कि ए का एडजॉइंट निकालने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं निकाल देता हूँ इसको जल्दी से। मैं इस सवाल को डायरेक्ट करने के बजाय एक दो कोफैक्टर तुम्हें निकाल के दिखा देता हूँ, तुम्हें याद आ जाएगा। जैसे कि A11 निकालना है, तो A11 ये वाला एलिमेंट है, इसके अलोंग रो को और कॉलम को डिलीट करके जो बचा वो लिखना है। 2 की 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 5 की 1 में करेंगे 5 आएगा प्लस का, लेकिन बीच में लगेगा माइनस, तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, -5। A11 निकाला। ऐसे सारे कोफैक्टर निकाल के मैं यहाँ पे फिल करके फिर तुम्हें दिखाता हूँ। तो इस तरह से मैंने बड़ी मेहनत से ये सारे कोफैक्टर निकाले हैं और सारे कोफैक्टर निकाल के इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी हैं और एडजॉइंट ए आ चुका है। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए इंटू बी। देख रहे हो ना, अगर ये 0 के इक्वल आ गया और ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो बहुत कुछ करना पड़ता है। एडजॉइंट ए निकालने के बाद निकलेगा एडजॉइंट ए इंटू बी।
तो एडजॉइंट ए में बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहले एडजॉइंट ए लिखते हैं, -5 -3 -6 10। अब इसके बराबर में बी लिख देता हूँ। तो बी क्या है, 2 -1 और 3। ठीक है, अब मैं इन दोनों की जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जिन्हें मल्टीप्लाई करनी नहीं आती फिर याद दिला देता हूँ, मैट्रिक्स चैप्टर में चले जाना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय मनीष शर्मा लिख देना यूट्यूब में, मल्टीप्लाई करना तुम्हें आ जाएगा, ढंग से उसको सीख लेना। ठीक है, फिलहाल मैं जल्दी से इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैंने बड़ी तेज़ी से इनकी मल्टीप्लाई कर दी है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मैट्रिक्स मिला है। थोड़ा सा याद दिला देता हूँ एक बार कि मल्टीप्लाई करने के लिए ज़रूरी कंडीशन क्या क्या हुआ करती थी। जैसे ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर है, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे देखो 3/3 इसका ऑर्डर है पहले वाले का, और दूसरे वाले का ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3 रो है, 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 3/1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के लिए ज़रूरी कंडीशन ये होती है कि फर्स्ट वाले के कॉलम और सेकंड वाले के रो सेम होने चाहिए, तो वो हैं सेम। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनता है उसका ऑर्डर क्या आता है, वो ये आता है 3/1 आता है। तो इसका मतलब रिजल्टिंग मैट्रिक्स में 3 रो होंगी और 1 कॉलम होंगे। तो देखो हमारे में 3 रो है और 1 कॉलम है। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें ये मैट्रिक्स मिला। अब ये देखना है कि क्या ये ज़ीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी कि क्या ये ओ है, ओ ज़ीरो मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो ज़ीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट में से कोई भी ज़ीरो नहीं है। अगर सारे ज़ीरो होते तभी हम इसको ज़ीरो मैट्रिक्स कहते। अब एडजॉइंट ए इंटू बी अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा तो हम क्या लिखेंगे, उस रिज़ल्ट को फिर से देखते हैं। ये रहा वो रिज़ल्ट, एडजॉइंट ए इंटू बी अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन लिखेंगे, लेकिन अगर वो ज़ीरो के इक्वल आ गया तो लिखेंगे मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिलहाल हमें तो ये वाला लिखना है, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। तो लिख देते हैं यहाँ पर देयरफॉर सिस्टम। तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन एंड दे आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एक बार चीज़ों को फिर से समझते हैं। हमें ये सवाल नंबर 5 दिया गया था, इसमें जो लीनियर इक्वेशन थी उनकी कंसिस्टेंसी हमें चेक करनी थी। तो उसके लिए हमने सबसे पहले मैट्रिक्स ए निकाला, मैट्रिक्स ए का फिर डिटर्मिनेंट निकाला, देखा कि वो जीरो के इक्वल आ गया। तो जब भी डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आएगा तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाएगा। ऐसे केस में एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ा, ये सब काफ़ी मेहनत से। फिर एडजॉइंट ए इंटू बी निकाल के देखेंगे क्या वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है, ज़ीरो मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है। तो अगर वो ज़ीरो मैट्रिक्स से इक्वल आ रहा है तो हम ये लिखेंगे, फिर से देख लो, मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ये लिखेंगे। लेकिन अगर वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आया जैसा कि हमारे सवाल में हुआ है तो हम लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन एंड दे आर इनकंसिस्टेंट। तो हमारी जो एक्सरसाइज है ये 4.6, इसके जो शुरुआती 6 सवाल हैं इनमें हमें यही काम करना है, यही चेक करना है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही करेंगे, और इस एक्सरसाइज का जो अगला लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसको ज़रूर देखिएगा। और तब तक इन सवालों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर समझ में आ जाता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो सही समय पे मिल जाया करे। ठीक है, थैंक यू।